तो चलिए, आज ऑनलाइन दुनिया के एक ऐसे कोने में चलते हैं जो बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एक अनोखे किस्म का हॉरर है जो शहर की मॉडर्न जिंदगी को सदियों पुराने डर से मिलाता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये डरावनी कहानियां आखिर बनती कैसे हैं, परत दर परत। कहानी की शुरुआत अक्सर एक ऐसे स्वागत से होती है जो स्वागत कम चेतावनी ज्यादा लगता है ना? ये एक साफ इशारा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी अभी एक ऐसे जाल में फंस चुका है जो शायद सालों या दशकों पहले बिछाया गया था। तो इन कहानियों का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? एक अनजान किरदार को एक नई और अकेली सिचुएशन में डालना, जहां कोई पुरानी सोई हुई बुराई बस उसी के आने का इंतजार कर रही होती है। अब सवाल ये है कि डर कहानी में घुसता कैसे है। इसके कुछ तय रास्ते हैं, एक तरह का फॉर्मूला। कोई नए सस्ते से अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, किसी की नई नई शादी एक ऐसे परिवार में होती है जिसका कोई गहरा राज है, या फिर दोस्तों का एक मजेदार ट्रिप एक भयानक हादसे में बदल जाता है। पैटर्न हमेशा एक ही रहता है, एक नई शुरुआत जो किसी पुरानी सोई हुई बुराई को जगा देती है। अच्छा, तो कहानी का स्टेज सेट हो चुका है। अब वो सुपरनैचुरल ताकत अपना पहला दांव चलती है, और ये दखलंदाजी ना बड़े ही नॉर्मल तरीके से होती है। कुछ ऐसा जिसे कोई भी आसानी से वहम समझकर इग्नोर कर दे। जैसे आरुषि के नए फ्लैट में एक लैंडलाइन फोन बजता है, पर उसने तो कभी कनेक्शन लगवाया ही नहीं था। या फिर संध्या का नया पति उसे संभालने की कोशिश करता है और वो एक मरी हुई आत्मा की आवाज में बोलकर उसे डरा देती है। ये वो पहली निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि अब हकीकत के नियम बदल चुके हैं। और अक्सर कहानी में कोई ऐसा किरदार आता है, जैसे कोई चौकीदार या कोई पुराना कर्मचारी, जो एक अजीब सी चेतावनी देता है, और हमारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, उसे अंधविश्वास मानकर हंस देते हैं। पर असल में वो कोई मजाक नहीं होता, वो जिंदा रहने का एक सीधा साधा नियम होता है। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर। देखिए, एक बात तो साफ है, उस बुरी शक्ति को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक उसकी जड़ का पता ना चल जाए। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर को एक जासूस बनना पड़ता है। उसे अतीत की परतें खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि आज का जो ये आतंक है ना, उसकी वजह उसी अतीत में छुपी है। जैसे आरुषि को अपने दादाजी की एक डायरी मिलती है, और तब उसे पता चलता है कि जिस इमारत में वो रह रही है, वो तो खून और काली शक्तियों से किए गए एक टूटे वादे की नींव पर खड़ी है। और इन सब कहानियों के केंद्र में एक चीज होती है, बलि। देखिए, बलि का मतलब सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक सौदा है जो आत्माओं को किसी जगह से हमेशा के लिए बांध देता है। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए अक्सर और खून बहाना पड़ता है। तो सच सामने लाने के तरीके भले ही अलग अलग हों, कभी डायरी मिलती है, कभी कोई राज उगल देता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, ये दिखाना कि आज जो भूत बनकर डरा रहा है वो कभी खुद एक शिकार था। मतलब डर की जड़ हमेशा अतीत की किसी दुखद घटना में ही होती है। तो जब अतीत का राज खुल जाता है, तब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो मोड़ है जहां आज की दुनिया का साइंस और लॉजिक पूरी तरह से हार मान लेता है, और बचाव का रास्ता सिर्फ सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में ही मिलता है। मतलब साफ है, यहां डॉक्टर, साइंस, लॉजिक कुछ काम नहीं आता। कहानी हमें बार बार ये बताती है कि जब सामना ऐसी शक्तियों से हो तो एक ही रास्ता है, किसी आध्यात्मिक गुरु को ढूंढना, कोई ऐसा जो उस दूसरी दुनिया के नियम कानून जानता हो। और इन एक्सपर्ट्स का काम करने का एक सेट तरीका होता है। सबसे पहले वो पता लगाते हैं कि सामने कौन है, कोई बदला लेने वाली आत्मा है, कोई छलावा है, या कोई परजीवी साया। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली अनुष्ठान। मंत्रों से, खास चीजों से उस शक्ति को कमजोर किया जाता है, और आखिर में या तो उसे भगा दिया जाता है, या फिर न्याय या मोक्ष की उसकी इच्छा पूरी करके उसे शांत किया जाता है। और इस लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं आस्था के औजार, मंत्र जो बुराई को कमजोर करते हैं, भभूति यानी पवित्र राख, एक सुरक्षा चक्र जिसे बुरी शक्ति पार नहीं कर सकती, रुद्राक्ष, और हाँ, आग, क्योंकि आग को सबसे पवित्र माना जाता है। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये इस आध्यात्मिक जंग के हथियार हैं। लेकिन सही औजारों के बावजूद भी जीत कभी आसान नहीं होती। और यहीं हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, शांति की भारी कीमत। इन कहानियों का असली संदेश यही है कि अगर शांति मिलती भी है तो उसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। शांति कई रूपों में मिलती है,
और हर रूप की एक कीमत होती है। कभी ये न्याय के जरिए मिलती है तो एक परिवार बिखर जाता है, कभी किसी की मुक्ति के लिए अनुष्ठान होता है, लेकिन अक्सर कीमत बहुत बड़ी होती है। कभी किसी दोस्त की जान देकर बचाना पड़ता है तो कभी खुद का बलिदान देना पड़ता है। इस दुनिया के नैतिक नियमों में यही अंतिम समाधान है। मीरा अपनी बेटी को उस शक्ति से लड़कर नहीं, बल्कि उसके सामने खुद को सौंपकर बचाती है। वो अपनी अगली पीढ़ी की रक्षा के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाती है। तो कहानी खत्म होती है, अनुष्ठान पूरा हो जाता है, किरदारों को शायद एक समाधान मिल जाता है, लेकिन एक डरावना सवाल पीछे रह जाता है। ये कहानियां बताती हैं कि बुराई कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती है, किसी अगली नई शुरुआत का इंतजार करती हुई।